हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। आज की इस क्लास में त्रिभुज का कंप्लीट बेसिक कवर करने वाले हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट चैप्टर में यूज किए गए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम यहाँ पे समझने वाले हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है वो त्रिभुज है और इसका जो बेसिक है वो हमें त्रिभुज शब्द के मतलब से ही समझना है कि त्रिभुज शब्द का मतलब क्या होता है। तो बड़े ध्यान से हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आए या किसी कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर ना हुआ हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम 100% नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम त्रिभुज शब्द का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। जैसे कि चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज का अर्थ क्या होता है बेटा? तो अगर यहां पे हम त्रिभुज को दो भागों में तोड़ें तो एक हो जाएगा हमारा त्रि और एक हो जाएगा बेटा भुज। त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है भुजाएं। यानी एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलके बनी हो, उस आकृति को क्या कहते हैं बेटा? त्रिभुज कहते हैं। उम्मीद है कि त्रिभुज का मतलब आप क्लियर तरीके से समझ पा रहे होंगे। त्रिभुज शब्द को अगर हम दो भागों में तोड़ दें तो हमें त्रि मिलेगा और भुज मिलेगा। जहां पे त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है भुजाएं। अर्थात त्रिभुज का मतलब है तीन भुजाओं की आकृति, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब इसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं? तो इसकी डेफिनेशन में हमें क्या लिखना है बेटा कि तीन भुजाओं की बंद आकृति बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि आपके एग्जाम में त्रिभुज की डेफिनेशन लिखने के में आती है और 2 नंबर में कई बार त्रिभुज की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा पूछी गई है, तो आपको क्या लिखना है कि तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन शीर्ष, तीन कोण तथा तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं होती हैं। यह त्रिभुज की एक विशिष्ट जो है वो परिभाषा है, मतलब एक बेहतर परिभाषा है जिसे आप किसी भी एग्जाम में लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कट सकते हैं। आपको याद रखना है तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन शीर्ष, तीन कोण तथा तीन भुजाएं होती हैं। और ज्यादा अच्छे तरीके से लिखना है तो आप जो है डायग्राम बना के भी बता सकते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज है जिसके तीन शीर्ष हैं, एक ए, बी और सी। इनको बेटा शीर्ष बोलते हैं, याद रखना है आपको। इस त्रिभुज के एक शीर्ष कौन सा हो जाएगा? ए, एक कौन सा हो जाएगा? बी और एक कौन सा हो जाएगा? सी। इस त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, एक कोण हमारा बी होगा, एक कोण हमारा सी होगा और एक कोण हमारा ए। भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी और एक भुजा हमारी ए सी हो जाएगी। तो यहां पे साइड में लिख सकते हैं कोण कौन से हो जाएंगे? कोण ए, कोण बी
कोण सी। ये क्या है बेटा? कोण है। अगर हम शीर्ष की बात करें तो ए, बी और सी हमारे क्या हो जाएंगे? शीर्ष हो जाएंगे। अगर हम भुजाओं की बात करें तो एक भुजा हमारी बेटा ए बी, एक भुजा हमारी कौन सी हो जाएगी? बी सी, और एक भुजा हो जाएगी हमारी ए सी। तो हमारी ये तीन क्या हो गई हैं? भुजाएं हो गई हैं। तो यहां तक आपका क्लियर होगा। त्रिभुज की परिभाषा, आपको त्रिभुज के शीर्षों की पहचान करना है, त्रिभुज के कोणों की पहचान करना है और त्रिभुज की भुजाओं की पहचान करना है, जो कि आप बिल्कुल क्लियर तरीके से बता सकते हैं कि शीर्ष कौन से कहलाते हैं, भुजाएं कौन सी कहलाती हैं और कोण कौन से कहलाते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें किसी त्रिभुज का नाम लिखना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे। तो आपको याद रखना है बेटा कि जब भी हमें किसी त्रिभुज का नाम लिखना हो तो तीनों शीर्ष में से किसी भी एक शीर्ष को लेके हम चाहे उसके एंटी क्लॉकवाइज और चाहे क्लॉकवाइज, यानी कि चाहे घड़ी की दिशा में चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में घूम के त्रिभुज के नाम को लिख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इस त्रिभुज का नाम लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कई प्रकार से। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ए शीर्ष से स्टार्ट किया तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी। क्या लिख सकते हैं? ए बी सी। या हम इसका नाम लिख सकते हैं त्रिभुज बी सी ए। अब हमने शीर्ष बी से लिखना स्टार्ट किया। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज सी ए बी। क्या लिख सकते हैं? सी ए बी। या उल्टा भी लिख सकते हैं सी बी ए। जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो। केवल आपको याद रखना है कि आप जिस शीर्ष से लिखना स्टार्ट करेंगे आप उसको छोड़िएगा मत। आप इसको किसी भी प्रकार से जो है वो लिख सकते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकारों की। किसकी बात करना है बेटा? त्रिभुज के प्रकार। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, उन्हें कंफ्यूजन रहती है कि त्रिभुज के प्रकारों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत जो है वो करते हैं। तो बेटा जो त्रिभुज के प्रकार हैं इसको हमें दो आधारों पे पढ़ना है। एक भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। और एक हमें समझना है कोणों के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? कोणों के आधार पर। यहां पे अगर हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करें तो त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। अभी इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। दूसरा प्रकार हो जाएगा सम द्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा बेटा? समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज बना है ए बी सी, इसमें ए बी का मान अलग होगा, बी सी का मान अलग होगा और ए सी का मान अलग होगा। जब तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उम्मीद है विषमबाहु त्रिभुज आपका क्लियर होगा। इसके बाद अगला लिखा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है बेटा कि दो भुजाएं समान होती हैं।
और तीसरी भुजा जो है वो अलग होती है, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसी त्रिभुज से समझिए, यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी तीन भुजाएं हैं। यदि इन तीन भुजाओं में से कोई भी दो भुजाएं बराबर हो जाए, जैसे मान के चलो यहाँ पे ए बी और बी सी बराबर है, यानी ए बी का मान भी 10 सेंटीमीटर हो गया, बी सी का मान भी 10 सेंटीमीटर हो गया, और ए सी का मान 8 हो गया या 7 हो गया, या कोई भी अलग मान हो जाए, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ऐसा ही हमारा एक अगला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। सभी भुजाएं कैसी हो? समान हो। उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एबीसी त्रिभुज है, यदि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो जाएंगी तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। काफी कॉमन जो है वो कॉन्सेप्ट है, जो कि आपने 8 क्लास में भी इसके बारे में समझा होगा, 7 क्लास में भी आपने इसके बारे में समझा होगा। तो उतना डिटेल से समझने की हमें इसमें आवश्यकता नहीं है कि डायग्राम बना के समझे, या ये है नॉर्मल चीज है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो, उसको हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर होगा, कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों की बात करें तो यहां पे हमें 3 प्रकार समझने हैं। पहला हो जाएगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, 3 कोण होते हैं, 3 कोण में से एक कोण जो है वो अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण का मतलब है 90 डिग्री से ज्यादा, चाहे वो 1 डिग्री ज्यादा हो जाए, 91 हो जाए, 92 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन 90 डिग्री से कैसा हो? ज्यादा हो, तब हम उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं त्रिभुज की एक स्पेसिफिक विशेषता, यानी कि एक अलग विशेषता के बारे में हमें यहां पे समझना है, जो कि आपने पिछली किसी भी क्लास में नहीं समझा होगा, जिसे हम बोलते हैं त्रिभुज, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज की सर्वांग समता या सर्वांग सम त्रिभुज। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या समझने वाले हैं बेटा? यहां पे हम समझने वाले हैं सर्वांग सम त्रिभुज। तो यहां पे सबसे पहले समझिए कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है। बड़े ध्यान से समझना है। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से समान। सभी प्रकार से समान।
यानी कि जब दो त्रिभुज सभी प्रकार से समान होंगे तो उन त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। अर्थात अर्थात ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत भाग समान हों, संगत भाग समान हों, उन त्रिभुजों को सर्वांग सम कहते हैं। उन त्रिभुजों को क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत भाग कैसे हो? समान हो, यानी कि संगत भुजाएं संगत भुजाओं के बराबर हो और संगत कोण के बराबर हो, तब उन त्रिभुजों को सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां पे हमने दो त्रिभुज लिए, एक का नाम हो गया ए बी सी और एक का नाम है बेटा पी क्यू आर। यहां पे हमने कहा कि जितनी ए बी साइड है उतनी ही पी क्यू है, जितनी ए सी है उतनी ही पी आर है, जितनी बी सी है उतनी ही क्यू आर है। तो यहां पे संगत भुजाएं बराबर होंगी। इसी प्रकार अगर कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण किसके? क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज है। बड़े ध्यान से समझिएगा हर एक पॉइंट को। यहां पे सर्वांग सम त्रिभुज का मतलब है ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत भाग समान हो, उन त्रिभुजों को सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां पे हमने दो त्रिभुज लिए ए बी सी और पी क्यू आर। यहां पे त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा और त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू भुजा एक दूसरे के बराबर है। ऐसे ही ए सी भुजा इस वाले त्रिभुज की पी आर भुजा के बराबर है। इस त्रिभुज की बी सी भुजा इस त्रिभुज की क्यू आर भुजा के क्या है? बराबर है, यानी कि संगत भुजाएं बराबर है। अब हम संगत कोण को भी देख ले रहे, तो कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण किसके? आर के। तो दोनों त्रिभुजों के संगत भाग कैसे हैं? समान है, बराबर है। इसीलिए उन त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। सर्वांग सम को मैथमेटिक्स में हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किसके? पी क्यू आर के। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसके बाद हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? सर्वांग समता के नियम। 5 नियम है बेटा, पांचों नियम आपको याद रखना है। पहला नियम है एस ए एस। यहां पे एस का मतलब होता है भुजा, ए का मतलब होता है कोण, तो हो जाएगा भुजा कोण भुजा। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है ए एस ए, यानी कि कोण भुजा कोण। इसके बाद तीसरा नियम है ए एस, यानी कोण कोण भुजा। इसके बाद चौथा नियम है एस एस एस,
यानी कि भुजा भुजा भुजा। और लास्ट और पांचवा नियम है RHS। RHS का मतलब होता है समकोण, H का मतलब होता है कर्ण, और S का मतलब है कोई एक भुजा अगर बराबर है। समकोण का मतलब है कि त्रिभुज का कम से कम एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो, कम से कम क्या, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसकी कर्ण बराबर हो और कोई एक भुजा बराबर हो। उस स्थिति में हम RHS नियम को लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, इन पांचों नियम को बड़े डिटेल से समझना है एक एक करके। तो हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू अलग अलग एग्जाम्पल लेके इन पांचों नियम को समझाते हैं। बड़े ध्यान से समझिए, याद रखिए हम वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, बच्चों को कोशिश करते हैं कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपका बोर्ड एग्जाम या आप किसी भी एग्जाम में बैठो तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और कोशिश करते हैं कि कोई भी एग्जाम आप दो, चाहे आप MP बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप UP बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो, यदि आपने टॉपिक हमारे चैनल से पढ़ा है तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे 100% जो है वो कवर कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके हर एक नियम को डिटेल में समझते हैं। इसके लिए इसको साफ करते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। ठीक, अब यहां पे हम एक एक नियम को ध्यान से समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं नियमों के आधार पर या इन्हीं नियमों को बेस बना के जो है वो सॉल्व होने वाला है। यदि हमारे नियम जो है वो क्लियर नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो पहला नियम क्या है बेटा हमारा? पहला नियम है SAS नियम। SAS नियम या इसे कसौटी भी बोलते हैं। तो नियम लिखो चाहे कसौटी लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो बेटा हमने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया, इसका नाम है PQR। यहां पे हमने सब मान के चल रहे हैं, याद रखना, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में सब चीजें दी जाएंगी, केवल आपको उसका अरेंजमेंट करना है। यहाँ पे हम हर एक चीज को मान के आपको समझा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे SAS नियम को समझ रहे हैं, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास एक त्रिभुज है PQR। इस त्रिभुज की जो PQ भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है, PR भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। एक और त्रिभुज की कल्पना करते हैं। यहां पे हमने एक त्रिभुज ले लिया सॉरी PQR तो पहले से ही ले लिया, इसका कुछ और नाम दे रहे, इसका नाम देंगे ABC। यहां पे जो AB है ये 8 सेंटीमीटर है, AC जो है वो 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PQR में कोण P हमने यहाँ पे 70 डिग्री ले लिया और यहाँ पे A का मान कितना ले लिया, 70 डिग्री। तब हम देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में, यानी कि त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज PQR में PQ भुजा बराबर है त्रिभुज ABC की AB भुजा की, क्योंकि ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद त्रिभुज PQR की PR भुजा बराबर है त्रिभुज ABC में AC भुजा के बराबर। इसके बाद त्रिभुज PQR में कोण P बराबर है त्रिभुज ABC में कोण A के।
तो अब यहाँ पे देखोगे बेटा कि जे भी हमारी एक भुजा है, जे भी हमारी एक भुजा है और जे हमारा एक कोण है। तो दो भुजाएं और एक कोण वाली जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एस ए एस बोलते हैं। तब यहां पे हम कहेंगे कि वाई एस ए एस कसौटी से त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी सी के। किसके बेटा, ए बी सी के। तो उम्मीद है कि आपका यहां तक क्लियर होगा। आप हर एक कॉन्सेप्ट का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप सेव कर सकते हैं ताकि आप लंबे समय तक याद रखें। ऐसे ही जो हमारा दूसरा नियम है वो क्या है बेटा, ए एस ए नियम। इस नियम में क्या होगा, इस नियम में हम एक त्रिभुज की कल्पना करेंगे ए बी सी। इसमें हमने मान लिया कि जो ए बी है वो 70 डिग्री है, जो बी है वो 50 डिग्री है और ए बी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक और त्रिभुज की कल्पना करेंगे पी क्यू आर। यहां पे कोण आर हमारा 70 डिग्री है, कोण क्यू हमारा 50 डिग्री है और आर क्यू हमारी 70 सेंटीमीटर है। तब यहां पे देखोगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर एक दूसरे के बराबर है। यहां ए 70 डिग्री का है, वहां पे आर 70 डिग्री का है। ऐसे ही त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू दोनों 50 डिग्री के हैं और ए बी बराबर है किसके, क्यू आर के। तो बेटा जे भी कोण है, जे भी कोण है और जे हमारी क्या है, भुजा है। तो दो कोण और एक भुजा, तो दो कोण और एक भुजा की हमारे पास दो शर्तें हैं, एक ए एस ए और ए ए एस। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इस सेकंड वाली शर्त को कब लगाना है और इस थर्ड वाली शर्त को कब लगाना है। तो ए एस ए का मतलब है कि दो बराबर कोणों के बीच की भुजा बराबर हो, तब हम ए एस ए। जैसे यहां पे देख सकते हो कि ए और बी बराबर है और इसकी बीच की भुजा बराबर है। ए और बी कोण कैसे हैं, बराबर हैं और इन बराबर कोणों के बीच की भुजा बराबर है। इसीलिए यहां पे हम अप्लाई करेंगे बाय ए एस ए, ए एस ए नियम से। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो दो नियम आपके यहां पे क्लियर होंगे। इसके बाद हम समझते हैं तीसरे नियम को, ए ए एस यानी कि कोण कोण एस। तो इसी में समझ सकते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। यहां पे हम इसी डायग्राम से समझ सकते हैं। सेकंड वाली कंडीशन में क्या होता है कि बीच वाली भुजा बराबर होगी और ए ए एस में बीच वाली भुजा को छोड़ के बाकी दोनों भुजाओं में से कोई भी भुजा बराबर हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पे ए बी की जगह पे अगर हम AC को 10 सेंटीमीटर कर दें और इसको हटा के हम जो है वो इसको 10 सेंटीमीटर कर दें, तो फिर हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को वाई ए ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। तो समझ पा रहे हो, इसमें हमें क्या करना है, बीच वाली भुजा बराबर देखनी है।
इसमें कोई भी भुजा बराबर हो तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद जो चौथा नियम है उसे बड़े ध्यान से समझिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमें देखना है चौथा नियम। ठीक बेटा, वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा? लाइक तो करना ही पड़ेगा। कर दिया करो भाई मेरे लाइक। लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल अंगूठे को दबाना है तो वीडियो लाइक हो जाएगी, लेकिन उससे हमें बहुत सारा फायदा होगा। तो इसलिए आप वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दिया करो। बहुत उम्मीद के साथ जो है वो वीडियो डालते हैं। तो इसके बाद आप समझते हैं चौथे नियम को, एस नियम। इसमें क्या होता है, किसी भी दो त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हों, जैसे यहाँ पे हमने एक त्रिभुज लिया ABC, यहाँ पे जे हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज और लिया PQR, इसमें जे हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो हम देखेंगे कि AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR। तब बाय SSS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब तीनों भुजाएं बराबर होगी या तीनों संगत भुजाएं बराबर होगी तब वहां पे हम SS नियम को लगाते हैं। इसके बाद जो पांचवा नियम है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पांचवा नियम है RHS नियम। इसमें क्या होता है, इसमें जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज ABC। तो यहां पे जो कोण बन रहा है इसको हम 90 डिग्री मान लेंगे। एक और समकोण त्रिभुज लेंगे PQR। यहां पे जो Q है उसको 90 मान लिया। हमने इस वाली भुजा को जो है वो 10 सेंटीमीटर लिया। हमने यहाँ पे इस वाली भुजा को 10 सेंटीमीटर लिया। इसके बाद दोनों भुजाओं में से कोई भी भुजा ले सकते हैं। जे 9 सेंटीमीटर हो जाएगी और जे हमारी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तब देख पा रहे हो कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। फिक्स होती है बेटा, जो 90 डिग्री के सामने भुजा होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री और कर्ण बराबर है, बाकी कोई एक भुजा और बराबर हो जाएगी तो फिर हम RHS से त्रिभुज ABC को सर्वांगसम बता सकते हैं PQR के। तो हमारे 5 नियम थे जो कि हमने एक एक करके समझे हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि पांचों नियम आपके क्लियर होंगे। अगली क्लास में हम विथ एग्जाम्पल हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।